हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले एयरफोर्स ग्रुप वाई के स्पेशल सरगा का मॉक टेस्ट, जो कि एग्जाम में मतलब कहूँ तो 100% इसी लेवल के आएंगे। ठीक है, इस चीज के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहना कि क्या लेवल क्या रहेगा, बिल्कुल भी यही लेवल रहेगा जो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब टाइम देके इस सेट को तैयार किया गया है। और चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस टाइम मैनेजमेंट का जो खेल है बाकी सब है। ठीक है, क्वेश्चंस के लेवल यही रहेंगे, बाकी आपका डिपेंड करता है कि एग्जाम में टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है और यूट्यूब पे हम लोग ज्यादा टाइम में रहते हैं ना। तो चलो कोशिश करना कि कम टाइम में और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हो जाए आपसे। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को अभी लाइक कर दो स्टार्ट करने से पहले गाइस, ताकि बीच में ना मैं इसको बोलूँ नहीं बार बार कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। हाँ, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के लिए एक बहुत ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दो गाइस अभी, क्योंकि जब तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो यूट्यूब पे खूब सारा मॉक टेस्ट लगा लो, किताब से लगा लो, कोई फायदा है नहीं। ठीक है, और फिलहाल तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप की और एक्स वाई दोनों ग्रुप की किसी के लिए अभी आपने अप्लाई किया है तो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है गाइस परीक्षा ऐप पे मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं हमेशा देखते आ रहा हूँ कि परीक्षा ऐप पे बाकी अदर वेबसाइट से बहुत ही अच्छा सा कंटेंट दिया जा रहा है, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, और अभी तो फिलहाल 50% डिस्काउंट भी चल रहा है। तो अभी एग्जाम में 10 दिन टाइम है। ठीक है, तो जल्दी से बिना देर किए गाइस, 10 से ज्यादा मतलब ज्यादा दिन टाइम है, तो आप परीक्षा ऐप पे जरूर से जरूर टेस्ट सीरीज लगाओ। एग्जाम में 2Z50 कोड यूज करना, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, जब भी टेस्ट सीरीज परचेज करोगे तो पे एट वंस के ऑप्शन पे ही करना, ताकि आपको एग्जाम में 2Z50 कोड को अप्लाई करने का मौका मिलेगा और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो परीक्षा ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो अभी जाना और फटाक से ले लेना। ठीक है, चलो बहुत ही सस्ता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, दिनार निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो होता है, कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो समझो गाइस, पहला जो है दिनार, दिनार जो है बहरीन। ठीक है, बहरीन की क्या है, मुद्रा है, करेंसी है। लेकिन दिनार ऑप्शन में है बहरीन, तो हम कह सकते हैं बहरीन है। बट इसके अलावा कुवैत की भी मुद्रा है, वहां पे कुवैती दिनार कह सकते हैं और इसको बहरीन में बहरीनी दिनार कहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते गाइस ब्राजील की क्या है। ठीक है ना, तो ब्राजील की रियाल होती है। ठीक है, तो रियाल हो गई मुद्रा। भूटान की क्या है, नेगल्ट्रा में आपको पता होगा। जॉर्जिया का क्या है भाई, तो इसका लैरी होता है। ठीक है, जॉर्जियन लैरी। तो फिलहाल इसका राइट आंसर आपको बहरीन होगा। सेकंड क्वेश्चन था, कॉमनवेल्थ जो गेम होता है वो 2022 में कहाँ आयोजन किया जाएगा। तो ये इंग्लैंड में ही होगा गाइस, इंग्लैंड के कहाँ पे, बर्मिंगम में। ठीक है, तो 2022 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली उठा के एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना समझ लो। चैलेंज मैं कर रहा हूँ इसे, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को डायरेक्टली इस बार पूछा जाएगा, ये चीज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अनुच्छेद 370 जो है भारत जो है भारत राज्य में लागू था, मतलब किस राज्य में, भारत के किस राज्य में अनुच्छेद आर्टिकल 370 लागू था। तो पता है जो कि अभी हाल फिलहाल में 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है ना, चलो निम्नलिखित में राइट आंसर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से कौन सा एक पुराण नहीं है। तो पुराण तो आपको पता होगा कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग टोटल 18 पुराण माने जाते हैं। ठीक है, 4 वेद, 6 वेदांग और 18 पुराण। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो 18 पुराणों में से कन्नाद जो नाम का एक चीज है, ये पुराण नहीं है। मत्स्य, विष्णु, नारद, बाकी और भी बहुत सारे हैं पुराण। ठीक है, पुराण है बट कन्नाद जो है पुराण नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, सिर्फ एयरफोर्स में नहीं, बहुत ज्यादा एग्जाम में, और सेम ऑप्शंस के साथ। ठीक है ना, तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर माना जाता है तो किसको, सी राजगोपालचारी को माना जाता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी तो राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर को इन सब से कोई मतलब था नहीं। तो बचे वही, तो बचे क्या, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोलोगे आप कैल्सीफेरॉल। ये साइंस वाले जो साइंस का 1000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट का एक प्लेलिस्ट था, अगर प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देखते हो तो वहां से आपको सारे क्वेश्चन मतलब साइंस के मिल जाएंगे। ठीक है ना, और गाइस ध्यान दो एक चीज, मैंने जितनी भी एयरफोर्स की प्रैक्टिस सेट रगा का, मॉक टेस्ट, मैथ का, रीजनिंग का, जितना भी रगा के लिए पढ़ाया है, एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस मॉक टेस्ट को करने के बाद उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना और सारी वीडियोस को एक एक करके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी आ रहा है जीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने जस्ट वीडियो दिया था, कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म। तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, और यही सीपीयू रहता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 6 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है तो उनके घनों का योग का ज्ञात करो। ठीक है, तो आप वीडियो को यहीं पे रोको और आप सॉल्व करने लगो, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, देखो दो संख्याओं के बीच का अंतर, मान लो दो संख्या ए और बी है, तो इनको अगर हम माइनस करते हैं तो वैल्यू 6 आ जाता है। ठीक है, अब इनके वर्गों का, इनके स्क्वायर का, ए स्क्वायर
ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आता है 60, यही कह रहा है। तो हमको बोल रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू बता दो। ठीक है, चलो हम बता देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, हम महान इंसान है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, यही होता है ना, इज इक्वल टू 60 दे रखा है। तो ए प्लस बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, बट ए माइनस बी का वैल्यू 6 दे रखा है 60, तो ये कट के क्या हो जाएगा इस 10, तो a प्लस बी क्या हो गया, हमको मिल गया 10। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अभी क्या कह रहा है हमको, a प्लस बी है हमारे पास 6, सॉरी 10 है, a माइनस बी क्या है 6 है। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2a का वैल्यू आ गया 16 और a का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, तो a प्लस बी अगर जोड़ते हैं तो 10 आता है, जिसमें से a का वैल्यू 8 है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वही मिल गया a और b का वैल्यू, तो 8 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512, और 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 2 का क्यूब 8 हो गया। तो मतलब क्या हो जाएगा 520 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 520 इसका राइट आंसर हो गया, तो डी है। बस क्वेश्चन ऐसे ही देंगे, बस देखने में इजी लगेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा। ठीक है ना, देखने में आपको लगेगा ना कि सारा इजी है, किसी किसी को तो ये भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेंगे और कुछ नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में सही नहीं किए तो दूसरा अटेम्प्ट श्योर है कि आप गलती करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन से दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि सामने टाइम भी तो चल रहा होता है ना। इन सबका एक बेटर उपाय है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मार्क्स बढ़ाने हैं तो वो भी परीक्षा है आपके। अभी देखो 16 और 24 के लिए तृतीय अनुपात क्या है, तृतीय अनुपात हमने रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में पढ़ा था कंप्लीटली, कि देखो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो b क्या है 24 है, तो 20 इंटू 20, सॉरी 24 इंटू 24 बटा में 16। अब ये कट जाएगा 4 के टेबल से, 4 छक 24, फिर 4 छक 24 इज इक्वल टू 36। तो तृतीय क्या हो गया 36 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, और यही मध्य समानुपात पूछता है। ठीक है ना, तो अंडर रूट ए इंटू बी, ये सभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बोल रहा है 11,760 का 1/3 का 3/8 का 1/5 भाग बताओ। ठीक है, मतलब सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। 11,760 का 1/3 का 3/8 का 1/5 भाग बताओ। ये कट गया इससे। ठीक है, अब इसके क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11,760 बटा में 8 5 40, तो 0 0 कट गया। 4 के टेबल से कटा दो, कितने बार में जाएगा गाइस, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 9 36, और ये 4 6 16, 994। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना, ए हो गया। चलो, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था इसके अंदर। अभी क्या कह रहा है, एक छात्र को घर से स्कूल तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करने में 1.25 घंटा लगता है। ठीक है ना, स्कूल से घर तक समान दूरी तय करने के लिए अपने इस समय को अगर 25% कम कर दे तो अपने मतलब उस बोल रहा है ना, अपने उसने अपनी गति को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। करने के लिए यहाँ पे अपने को हटा दो, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज पुअर कर दे रहा है। मतलब 25% कम करने के लिए अपनी गति को उसको कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए, यही कह रहा है। तो मतलब गाइस डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। चलो, तो क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो जा रहा है, तो कितना टाइम लग रहा है, 1.25। अच्छा, 1.25 को हम लोग दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, तो हम लोग वही काम करेंगे गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बटा में 100 कर लेंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। 4 इंटू 125 बटा में 100। ठीक है, चलो ये स्पीड इंटू टाइम हो गया। चलो सेम डिस्टेंस है तो यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम होगा, बट गाइस कह रहा है हम टाइम को क्या करेंगे, 25% कम करेंगे। मतलब 100 का 25% कम मतलब 75। ठीक है ना, 75%, तो कितना घंटा लग रहा था, 125 बटा 100 घंटा का सिर्फ 75% लेना है हमको, 25% कम हो जाएगा ना अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड को कितना बढ़ाएंगे, तो मान लो हम प्रतिशत में नहीं, अभी सिर्फ एक्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम 4 में अगर एक्स बढ़ा देंगे तो बाद में परसेंटेज में निकाल लेंगे एक्स का वैल्यू। ठीक है, अभी घटाओ, तो 25 25 125, 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4 इतना। तो ये जो है 25 25 125, 25 छक्के 100, तो ये 5 5 कट गया भाई साहब, ये 4 4 कट गया, तो ये जो 4 बचा अब इस साइड चला जाएगा, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस में एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 12 ना, यहाँ पे 12 हो जाएगा, रुक जाओ, यहाँ पे हो गया 12 ये। ठीक है, 16 इज इक्वल टू 12 प्लस में 3x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, x का वैल्यू 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4/3। अच्छा ये चीज बताओ, हमको 4/3 बढ़ाना है। ठीक है,
पहले क्या स्पीड था अपना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको बढ़ाना होगा 4/3, ठीक है। तो कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, 4 का कितना प्रतिशत है, मान लो 4 का x% बराबर है 4/3, ठीक है, क्योंकि बोल रहे ना कि हमको कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो हमको 4/3 बढ़ाना होगा, तो टोटल कितना परसेंट होगा निकाल लो, 4 4 कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100/3%, ठीक है। ये 100/3% निकाल देंगे, तब जाके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हम y मान लेते ताकि x जो है ना एक जैसा लग रहा है, तो हमको y प्रतिशत मानना था। मान लो कि 4 का y प्रतिशत है 4/3, तो y प्रतिशत कितना है, तो 100/3%, ठीक है ना। तो 100/3% हमको स्पीड बढ़ाना था, और कुछ नहीं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेंदी था, बट समझने के लिए फर्क था, समझ जाते तो क्वेश्चन बन जाता। एक ट्राइगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, tan x sin 45 डिग्री प्लस में cos 45 डिग्री, और क्या, सॉरी, sin 45 इंटू कॉस 45 प्लस में sin 30 डिग्री, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो चलो इसको भी देख ही लेते हैं, जरा सल्ट आ लेते हैं फटाक से। क्या कह रहा है गाइस, tan x है, मैं नीचे लिखूंगा फिर से इसको, इज इक्वल टू sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। अब जरा √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/2, वैल्यू हो गया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो मतलब tan x बराबर 1, तो x मतलब tan, ये बताओ tan x के बराबर ये जो एक है कितने का वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है। x बराबर क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, कहानी खत्म, क्योंकि tan 45 का वैल्यू एक होता है ना, तो हम एक को लिख सकते हैं tan 45, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। तो 45 डिग्री हो गया अपना। बस ये सब चीजें हमने ट्राइगोनोमेट्री क्लासेस में पढ़ी थी कि किसका वैल्यू कितना होता है और किस तरीके से बनाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का एरिया बताओ क्या होगा। देखो विकर्ण क्या होता है तो मैंने पढ़ाया था आयत वाले चैप्टर में, ठीक है। मान लो ABCD है ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है कितनी भाई 12 सेंटीमीटर है, और ये विकर्ण मतलब BD का वैल्यू है जो ना इसको से वो 15 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी, तो बी का वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो बी का वैल्यू कैसे निकालोगे गाइस, बी बराबर क्या हो जाएगा √D², ये तो ट्राइंगल में से पढ़ा था ना हमने, राइट एंगल ट्राइंगल में, माइनस L², ठीक है ना। मतलब 15 का स्क्वायर कर दो और 12 का स्क्वायर कर दो, ये सब चीजें पढ़े हो, 225 माइनस 144। अच्छा मैं बड़ा बड़ा इसको लिखता हूँ थोड़ा, ये काफी छोटा लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी देखो 15 का स्क्वायर कर दे अगर, तो 225 और 144, तो ये कितना हो जाएगा इस 81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 निकलेगा तो 9, मतलब इसका विड्थ कितना आ गया 9 हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा भाई लोग, L इंटू बी, ठीक है। अब इस वाले L इंटू बी को मिटा दो साइड से, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो L का वैल्यू 9 है, और नहीं सॉरी, L का वैल्यू क्या है आपका 12 है, ठीक है। विड्थ का वैल्यू क्या है 9 निकल गया, तो L का वैल्यू 12 इंटू 9 मतलब 108 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आना चाहिए, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वॉल्यूम रहता है तो क्यूब में होता है, ठीक है ना। चलो वॉल्यूम की भी एक क्लास में करा दूंगा ताकि समझ में आ जाएगा आयतन के लिए। अभी देखो कि एक काम का 3/4 भाग जो है 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। वहीं पे जो है जे इसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों इस काम को एक साथ करते तो वे कितने दिनों में काम को पूरा कर लेते। तो टाइम एंड वर्क का पूरा क्लास मेरा किया होगा और करके रिवीजन भी किए होंगे ना एक दो बार, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर सिर्फ रिवीजन नहीं किए बस देखे और टाल दिए उस चीज को, नोट्स नहीं बनाया तो नहीं बनेगा। देखो के कितने दिन में करेगा, वो किसी काम का 3/4 भाग करता है 6 दिन में, तो हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे और डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक काम को कितने दिन में करेगा वो कंप्लीट काम। 4/3 इंटू 6 कर दो तो 2, मतलब वो के 8 डेज के अंदर पूरा काम करता है। जे कितने दिन में करेगा, फ्रैक्शन को बदल दो 5/2, कितना डेज है 4 डेज के अंदर करेगा, तो 2 दूनी 4 इक्वल टू 5 दूनी 10, तो जे पूरा काम 10 दिन में करेगा, ठीक है, डेज होगा यहाँ पे। और के अपना 8 दिन में करेगा, तो जे और के मिल के कितने दिन में करेंगे भाई, तो 8 इंटू 10/8 प्लस में 10 इज इक्वल टू 80/18, ठीक है। तब जाके इसको हम डिवाइड दे देते तो क्या हो जाएगा 40/9, तो इतना डेज में वो लोग कंप्लीट काम को कर लेंगे। तो मैंने अगर टाइम एंड वर्क का पूरा क्लास अच्छे से देख के नोट्स बना के रिवीजन किए होगे ना, तो ये सब क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। अगर नहीं किए होगे तो फिर तो बाद में आके दोष दोगे सर आपको पढ़ाया तो आया ही नहीं। अभी अपना दोष नहीं दोगे कि सर हमने रिवीजन किया ही नहीं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 15 देखो, एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद एक विक्रेता 20% का लाभ कमाता है।
यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए हो तो 25% की छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अभी क्या कह रहा है वो, क्रय मूल्य कितना है भाई इसका, 300 रुपए है। पहला क्या कह रहा है, 20% छूट देने के बाद उसको 20% का प्रॉफिट भी हुआ था, तो सेलिंग प्राइस कितना था, उसको 20% प्रॉफिट करा दो इस पे, तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो जीरो कट के 12×36, मतलब 360 रुपए में उसने बेचा, जब उसका मार्क प्राइस कितना था, तो मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डी इज इक्वल टू 100 करते हैं ना डिस्काउंट करके, तो मार्क प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस है आपका 360, मार्क प्राइस हमको पता नहीं है, तो 100 में से कितना डिस्काउंट दिया था, 20%, तो 100 में से 20 घटा दो तो 80/100। ठीक है ना, तो ये जीरो जीरो कट गया। ठीक है, तो ये 4×2 = 8, सॉरी, ठीक है, 4×2 = 8 और ये 4×9 = 36, ठीक है, तो 90 हो गया। या फिर इसको डायरेक्टली हम 2 से कटा दे तो 45 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब मार्क प्राइस कितना आ गया आपका, अब ये नीचे एक जीरो बटा है तो 450 हो गया। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस हमको ये 450, 80/100 का जीरो बचा है ना यहाँ पे 100, ये 100 जो नीचे था 80/100 वाला, तो 445 में हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 150 बच गया। तो मार्क प्राइस अपना था 450। ठीक है, तो बोल रहा है कि अब बताओ अगर 25% की छूट देंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या करोगे, फिर से मार्क प्राइस इंटू क्या करोगे, 100 माइनस डी बटा में 100। ठीक है, तो मार्क प्राइस है 450, डिस्काउंट दोगे 25%, 100 माइनस 25 बटा में 100 इज इक्वल टू 450 इंटू 75 बटा में 100, मतलब 25 या 75, 25×6 = 100। ठीक है, अब जाके इसको आप लोग डिवाइड कर लेना, तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस 2×2 = 4, ठीक है, 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×5 = 10। ठीक है, अब इसको फिर से अगर पॉइंट भी इसका आंसर आएगा गाइस, तो पॉइंट में आंसर लाने के लिए क्या आ सकता है, इसका अगर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो 337.5 आ जाएगा। अब गाइस इतना कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आई होप गाइस 15 नंबर में अब आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है ना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था इसमें। चलो, अभी क्या है, 5, 8, 14, 26 और 50 में बोल रहा है अगला सीरीज क्या हो जाएगा। ठीक है ना, अगला सीरीज निकालो यहाँ पे, तो 5 में देखो कितना जोड़ा गया है गाइस, 5, 8, 14, 26, 50। ठीक है, देखते हैं, 5 में हमने 3 जोड़ दिया है तो 8 आ गया। 8 में कितना जोड़े, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 जोड़ दिया। ठीक है, फिर इसमें कितना जोड़ा है, 12 जोड़ा है, मतलब देखो दो गुना करते गया, 3 का मल्टीप्लाई 2, 6 का मल्टीप्लाई 2, तो 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 24, तो 50 में 24, सॉरी 26 में क्या हमने जोड़ दिया, 24 जोड़ दिया, तो 50 आ गया, तो 24 का दोगुना जोड़ दो, 50। ठीक है, 50 में क्या करोगे, 24 का दोगुना 48 जोड़ दो, तो 98 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया गाइस आपका, 98। बस पिछले वाले में जितना जुड़ा है उसका दुगना करके आप डबल करके अगले वाले में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अंग्रेजी मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताओ कि सबसे नॉलेज, नाइफ, नोन और काइट में सबसे पहला कौन सा आएगा। तो वीडियो को रोक के जरा सोचो, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। देखो, नॉलेज में के एन से स्टार्ट है, नाइफ भी के एन से है और नॉन भी के एन से है, बट काइट जो है के आई से है। तो ये बताओ पहले एन आता है या फिर पहले आई आता है, तो बोलोगे पहले आई आता है, इसलिए काइट सबसे पहले आएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आई सबसे पहले आएगा तो काइट सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है ना, चलो 18 नंबर कह रहा है कि देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 62, 79, 47 है, तो बताओ इसमें से जो ये वाट का चिन्ह है ना, जहाँ पे मैं ऐसे सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे वाट का चिन्ह है, इसकी जगह पे क्या होगा। तो वीडियो को रोक के जरा सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। देखो, अगर हम गाइस करें 6, 7, 8 में अगर 62 को भूल जाए तो नीचे के ये दोनों को 7 × 8 करो। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा 6 जोड़ दो, 8 7 56। ठीक है, प्लस में 6, तो क्या हो गया, 62 हो गया। ठीक है, फिर नीचे का 2 मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 9 72, प्लस में ये 7, 79 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमको हम मान लेते हैं 6 मल्टीप्लाई वाट। ठीक है, क्या है हमको पता नहीं है, मैं जरा साफ साफ लिख दूं, मान लो इस वॉट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है ना, तो 6 मल्टीप्लाई एक्स, अब जो वैल्यू आएगा उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमको वैल्यू 47 मिलना चाहिए। तो 6x बराबर क्या हो जाएगा, 47 माइनस 5 इज इक्वल टू 42। तो x बराबर 42/6, 6 7 42, तो वैल्यू 7 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब करके देखो, 7 6 42, 5 47, आ गया आंसर आपका, राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एम पी टी डब्ल्यू ए डी एच के, तो अगला क्या होगा। गई देखो, एम के बाद क्या है, एम पी है।
TW है, AD है, HK है, ठीक है। तो अगला पूछ रहा है M के अंदर कितना जोड़ा, NOPQRST मतलब 7 जोड़ा। फिर T के अंदर कितना जोड़ा, तो उसका अगला आया 7 जोड़ा। बस 7 7 7 जोड़ते जाओ सबके अंदर, अगला आते जाएगा। तो H में 7 जोड़ दो, ठीक है, K में 7 जोड़ दो। H में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, IJKLMNO। O से स्टार्ट होने वाला कौन सा भाई, K में 7 जोड़ो तो R आ जाएगा, तो OR से स्टार्ट हो रहा है B। ऑप्शन नंबर B जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलो अभी देखो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस का मतलब जो है माइनस है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है, और माइनस का मतलब डिवाइड है। तो निम्नलिखित में से वैल्यू बताओ इसका। तो चलो वीडियो को रोक के सॉल्व करो, मैं डायरेक्टली आंसर लाता हूँ। 18 20 एग्जाम में आप सीधे सीधे ऐसे लिख लेना पहले, ठीक है ना। फिर अब देखते जाओ, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या दिया है, तो बोला गया है डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर बोला गया माइनस का मतलब है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई का मतलब बोला गया है प्लस, और प्लस का मतलब बोला गया माइनस। अब जाके सॉल्व कर लो, तो ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। तो 18 इंटू 4 हो जाएगा कितना, 72, प्लस में 4 माइनस 20 76, माइनस 20 इज इक्वल टू 56। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। बी जे एच है, वाई क्यू एस है, तो एल सी जी, तो क्या होगा गाइस यहाँ पे अगला, ठीक है। तो बी में कितना जोड़ेंगे तो वाई आएगा, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, बी जे एच है, इसके नीचे वाई क्यू एस है। तो बी आता है 2 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, दोनों को जोड़ने पे वैल्यू 27 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जे है 10 नंबर पे, क्यू है 17 नंबर पे, दोनों को जोड़ो 27 आ जाएगा। या फिर इसको लोग उल्ट बोलते हैं ना, एक दूसरे के अपोजिट है। मैं बोलता हूँ कि दोनों का वैल्यू जोड़ने पे 27 आ गया, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना समझ लो, अपोजिट वगैरह मत देखो, बस देखो कि दोनों के जोड़ने पे वैल्यू 27 आ रहा है, तो वही लॉजिक अगले वाले में लगा दो। एल सी जी है, ठीक है। तो एल आता है 12 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, जी कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, ठीक है। 12 में कितना जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे तो 27 आएगा। तो 15 नंबर पे कौन आता है, वो आता है। 13 में 3 में क्या जोड़ोगे भाई, 24 जोड़ो, तो 24 नंबर पे एक्स आता है, ठीक है। और जी में कितना जोड़ोगे, 7 में, तो यहाँ पे 20 जोड़ दोगे तो 20 नंबर पे टी आता है। तो ओ एक्स टी वाला आंसर हो गया आपका ओ एक्स टी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमको। कह रहा है कि बताओ इसमें टोटल कितने भी ट्राइंगल्स है, कितने त्रिकोण है या फिर त्रिभुज है, ठीक है। काउंट करो। पहले तो गाइस अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर अंदर छोटा छोटा 8 ट्राइंगल मिल गया, ठीक है ना। अब जरा मैं इसको मिटा रहा हूँ, 8 मिल गया। अब ये जो गाइस है ये वाला बड़ा, मान लो यहाँ पे ये बड़ा वाला एक, अब ये दो, ठीक है। मतलब ये जो फिगर बन रहा है इसके अंदर अगर हम तोड़ दे, ऐसे एक मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर से देखो तो ऐसे, और नीचे से देखो तो ऐसे, ये 4 ट्राइंगल, तो 8 प्लस 4 मिल गया हमको 12 ट्राइंगल्स, ठीक है ना। मतलब ये वाला फिगर को भी देख लो ट्राइंगल है, ये वाला फिगर भी ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब देखिए तो ये वाला भी एक ट्राइंगल मिल जाएगा, ये वाला भी, मतलब आपकी नजर उतनी तेज है, 12 ट्राइंगल्स है इसके अंदर, ठीक है। मैं समझ गया आप तेज हो, आपकी आंख 6/6 है। अभी देखो क्या है, 23 क्या कह रहा है, इन निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने एक है जिनके तुरंत पहले 9 है और परंतु बाद में 7 नहीं है। मतलब देखो इस लाइन के अंदर बहुत बार एक रिपीट किया गया है, इसके जस्ट पहले 9 आना चाहिए, लेकिन इसके बाद में 7 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन 9 जरूर आना चाहिए। तो जरा इसको ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। सिर्फ अगर पहले वाले एक यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके पहले देखो क्या है, 7 है, लेकिन 7 हमको मांग नहीं रहा, पहले 9 होना चाहिए, ठीक है, और बाद में 7 नहीं होना चाहिए। तो आप देखो मैं जहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर रुक जाओ मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है ना। जब मैं इसको हाईलाइट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। देखो अब यहाँ पे जो चीज है, ठीक है, जो येलो हो गया आपको दिख रहा होगा, इसके जस्ट पहले क्या है, 9 है, और इसके जस्ट बाद 1 है, तो इसका मतलब इसके पीछे 7 नहीं है, लेकिन इसके पहले 9 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके बाद वाला एक जो है गाइस, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ इसके पहले क्या है, 1 है, जो कि इसको मतलब इसके पहले एक नहीं 9 होना चाहिए। तो सिर्फ जो हाईलाइट किया गया है येलो कलर से, तो वही जो है अपना राइट आंसर है। इसके अलावा आप देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी अगर जो एक है इसके पहले 9 है, तो इसके बाद में क्या है, इसके बाद में 7 है, तो ये वैलिड नहीं है। इस वाले एक के पहले 7 है, तो इसको भी वैलिड नहीं करना है, इसके पहले 9 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा देखो अब यहाँ पे लास्ट में 917 में क्या है, पहले 9 है तो बाद में 7 है, तो ये 7 तो आना नहीं चाहिए। तो सिर्फ हमको जो
स्टार्टिंग में 91 7 लिखा है तो यही वैल्यू मतलब वैलिड है, पहले 9 है और बाद में 1 है, तो ये चलेगा क्योंकि हमको पीछे 7 नहीं होना चाहिए था, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही एक ऐसा है जिसके पहले तो 9 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अभी 24 क्या कह रहा है, एक पंक्ति के एक लाइन में मतलब पंक्ति में 7 लोग खड़े हैं, बोल रहा है ना 7 लोग खड़े हैं, तो चलो मैं लाइन खींच दूं। क्यू जो है आर के बाईं ओर है, क्यू जो है आर के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड में तो इधर होगा, तो यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है, ठीक है, बोल रहा है लेकिन पी के दाहिने खड़ा है वो, कौन, क्यू जो है पी के दाहिने, तो ये यहाँ पे पी होगा तब जाके ना इसके राइट में क्यू आ जाएगा, ठीक है। अभी बोल रहा है ओ जो है एन के दाहिने है और पी के बाईं ओर, तो पी कहाँ पे है भाई, पी के बाईं इधर होगा, तो ये इधर कौन है ओ, ठीक है, और किसके दाहिने है, वो जो है एन के दाहिने है, तो ये एन यहाँ पे होगा तब जाके ना इसके राइट में हो गया वो, ठीक है, और पी के बाईं ओर खड़ा है, तो पी के बाईं ओर तुमने कर दिया। अब जरा मैं नीचे का जो खिचड़ी लाइन खींच दिया हूँ इसको हटा दूं, ठीक है, तब जाके आगे बनाएंगे। अभी देखो आगे क्या बोल रहा है, इसी प्रकार से एस जो है आर के दाहिने ओर है, ठीक है, आर के दाहिने ओर कौन है, एस है, और टी के बाई है, मतलब टी को यहाँ करेंगे तब जाके ना इसके लेफ्ट में हो जाएगा। तो बताओ कि मध्य में कौन खड़ा है, ठीक है, मध्य में बताएंगे, पहले लाइन को मिटा लें। अब देखो टोटल कितने हैं, 7 है, तो इधर से 3 और इधर से 3, तो बचा बीच में कौन, क्यू, तो राइट आंसर हो गया सी, ठीक है, सी में क्यू, बीच में कौन बच गया, क्यू बच गया ना। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो क्या गाइस, बोल रहा है बताओ निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों तथा क्लर्कों के बीच संबंध को दर्शाता है। अच्छा एक चीज बताओ, जितने भी शिक्षक हैं या फिर जितने भी प्रोफेसर हैं सब पढ़ाते हैं, तो ऑब्वियस है कि शिक्षा मतलब प्रोफेसर भी एक तरीके की क्या है, वो टीचर ही है, तो ये चीज क्लियर है कि टीचर के अंदर ही प्रोफेसर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो बाकी क्लर्क भाई का काम नहीं है पढ़ाना, वो तो अलग सी फिगर है, ठीक है, क्लर्क अलग हो गया, बाकी शिक्षक प्रोफेसर एक दूसरे के अंदर आते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बोल रहा है इसका बताओ मिरर इमेज क्वेश्चन का जो बनेगा वो किस साइड बनेगा, तो वीडियो को रोक के जरा सोचो। फाइनली अगर देखा जाए तो इसका मिरर इमेज ऑप्शन नंबर डी बनेगा, वाटर इमेज नहीं पूछ रहा है, मिरर इमेज पूछा है, ठीक है, वाटर इमेज पूछा होता तब जाके ए बनता, लेकिन हमको मिरर इमेज पूछा है तो राइट आंसर डी बनेगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में, बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे वाट की जगह पे क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखो और बताओ मुझे पूरे क्वेश्चन को और ऑप्शन को, ठीक है, तो वीडियो को रोक के बताओ। देखो पहले वाले फिगर में सिर्फ ये एक लाइन है, दूसरे वाले में इसका डबल हो गया, सिंपल सा कंसेप्ट था, कुछ था नहीं इसके अंदर। अब इसके में देखो क्या है, दो लाइन है तो इसको फिर कितना करने था, तो इसका डबल कर दो, दो का डबल 4 बन जाएगा, कहानी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो 28 क्या कह रहा है गाइस, जरा वीडियो को रोक के ध्यान से समझना कि 28 नंबर क्या कह रहा है। तो गाइस ध्यान से जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कोई क्लॉक वाइज है कोई एंटी क्लॉक वाइज है, तो हम एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज के अकॉर्डिंग इसको नहीं छाट सकते, क्योंकि इसमें ये दोनों जो है क्या चल रहे हैं भाई, क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलो ये भी क्या है क्लॉकवाइज, ये क्या भाई एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग नहीं छाट सकते, तो दूसरा क्या रीजन मिलेगा, देखो दूसरा रीजन ये मिलेगा, हर तीन बंद जो तीन ये जो बंदे एक जैसे हैं, उनके जस्ट एक सीधे लाइनिंग के बाद ये एक इंसान आ जा रहा है, ठीक है ना। सभी फिगर में देखो, अगर बी को हम छोड़ दे तो बी में क्या है, देखो सी में भी देखो, ये तीनों के बाद क्या है, इन तीनों के बाद, ठीक है, जरा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, रुक जाओ, देखो भाई देखो रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं इसको हाईलाइटर को ऑन कर लूँ। देखो यहाँ पे ये जो चीज है, अभी भी हाइलाइटर ऑन नहीं हुआ, बाकी आप समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नहीं भी समझ रहे हो देखो, इसके अंदर जो देखो ये तीन फिगर जो है ना, ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, इसके पीछे है ये वाला सिंगल छोटा वाला पार्ट, बाकी में सब में देखो ये तीनों के तीनों के बाद ये क्या है, आगे है, ठीक है, इन तीनों के बाद जो है ये छोटा वाला जो है एक सिंगल आदमी आगे है, बट ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसके पीछे है, समझ गए, यही बात मैं कहना चाह रहा था और कुछ नहीं, इसके अकॉर्डिंग डी अपना डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम ई में भी देखें तो इसके जस्ट बाद में है ये, मतलब ये तीन के जो मान लो समझ लो तीन इंसान जब चल रहे हैं ऐसे करके, तो एक लाइन आ रही है उसके बाद ये चल रहा है, बट ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इसको इसके पीछे कर दिया गया है, ठीक है ना, तो यही सबसे डिफरेंट है इसमें, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, बोल रहा है कि बताओ इसमें जो है अगला सीरीज क्या होगा 29 में, तो इस वीडियो को रोक के जरा इसमें ध्यान से देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ,
देखो इसके अंदर कितनी सर्कल्स है भाई, इस वाले पहले फिगर के अंदर अगर हम देखें सर्कल्स कितनी है तो 5 है। एरो कितनी है भाई, एरो भी कितनी है, एक है। ठीक है, इसके अंदर सर्कल्स कितनी है, 4 है और एरो एक है। तो कहने का मतलब गाइस यहाँ पे देखा जाए मतलब सर्कल्स है और एरो कितनी है, 2 है। तो ध्यान से ये सीरीज जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जब भी हमको एरो मतलब इसको तो ठीक है चलो रखो, अब मुझे इस फिगर में पहले वाले फिगर में एरो की संख्या को बढ़ानी हो रही है, तो पहले हम क्या कह रहे हैं, एक सर्कल कम कर ले रहे हैं, तब अगले फिगर में एक एरो को बढ़ा रहे हैं। जैसे ठीक है, अभी यहाँ पे 4 था, अब क्या था, 4 सर्कल था और 2 एरो था। तो अब इस वाले फिगर में हमको 3 एरोज करने हैं, तो पहले क्या किया हमने, 4 मतलब सर्कल को 3 क्या कर दिया, सर्कल बना दिया, एक सर्कल कम कर दिया, उसके जस्ट बाद वाले में एक एरो को बढ़ा दिया। अब वैसे ही क्या करेंगे गाइस, हम इसको में हमको एक एरो बढ़ाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 सर्कल्स करेंगे और अभी तो एरो सेम के सेम रहेंगे, ठीक है, 3 के 3 ही रहेंगे। ठीक है, तो एरो का डायरेक्शन किधर होगा, तो ध्यान से देखो, ये पहले नीचे है, फिर ऐसे है, क्लॉकवाइज चल रहा है, फिर इसमें क्या है, ऊपर के साइड में इधर इधर है, नीचे है, तो फिर इस बार क्या हो जाएगा, इधर की तरफ होगा। तो 3 के 3 ही एरोज आएंगे। लेकिन हमको जब भी एरोज बढ़ाना हो रहा है तो पहले सर्कल की संख्या में कमी कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे कितना मतलब ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे सर्कल्स को उतनी की उतने ही रख, मतलब सर्कल्स को कम कर दो, अभी एरो जितना है उतना ही छोड़ो। अब इसके बाद वाला जो फिगर आएगा, ई वाला को रखने के बाद तब जाके उसमें 4 एरोज हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अपना ई है। अभी देखो 30 नंबर क्या कह रहा है, 30 नंबर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझोगे तो समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो गाइस देखो ये मुड़ रहा है किस तरीके से, ये चीज देखो, मतलब ये दो दो का पेयर है, इन दोनों को एक दूसरे जैसा, इसको एक जैसा। अब इसका सीरीज खोजना है, इसका इसका कहाँ पे है, ठीक है ना। लेकिन मुड़ने के साथ साथ बहुत ही कॉमन से गलती है जो कि आपको नहीं मिला होगा, वीडियो को रोक के आपने देखा होगा तो, या फिर किसी किसी को मिल भी गया होगा। देखो इस फिगर में ये जो गमले के आकार का फिगर बना हुआ है, जब भी देखो दूसरे फिगर में आया है तो इसको उल्टा किया गया है। मतलब ये देखो गमला को उल्टा कर दिया गया है, दिख रहा है आपको, इस गमले को उल्टा किया गया है, दिख रहा है ना आपको, ये वाला गमले को उल्टा किया गया। उसी तरीके से आपको ये भी देखना होगा। और रोटेट कितना कराया गया गाइस, इसको 180 डिग्री रोटेट करा दिया गया, इसको भी देखो 180 डिग्री रोटेट कराया गया है। तो वैसे भी इसको 180 डिग्री रोटेट करा दो और उसके बाद इस गमले को भी उल्टा कर दो। ठीक है ना, इस गमले को उल्टा कर दोगे तो बन जाएगा। तो गमला इस बार किसको उल्टा करोगे तो राइट आंसर आपको ई मिलेगा। कुछ लोगों का नहीं, कुछ नहीं, 80-90% लोगों का आंसर डी आ रहा होगा, जो कि नहीं होगा, क्योंकि गमले का मुंह जो ऊपर बड़ा वाला था ऑलरेडी इस फिगर में है लास्ट वाले में, तो ऊपर अब इस बार छोटा करना होगा हमको गमले का मुंह। सभी फिगर में अगर ध्यान से देखोगे तो ये कॉमन मतलब मिस्टेक दिखेगा आपको। ठीक है, मतलब डिफरेंस दिखेगा कॉमन सा है जो। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अपना ई होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 में कम से कम आपने 27-28 आंसर किए होंगे। ठीक है, सही। अब कितने मार्क्स आए कमेंट करके बताना। और हाँ गाइस, ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि परीक्षा पे टेस्ट भी जरूर लो, और जब भी लोगे तो एग्जाम में A to Z 50 कोड को यूज करके ही लो, अदरवाइज आपको 50% डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।